बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान ईद स्पेशल में एक मरतबा सबसे खुशामदीद सबको। और हमारी कोशिश होती है कि मुस्बत पहलुओं पे बात करें। और जिस तरह ईद मनाई जा रही है, न सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया के कई ममालिक जहाँ जहाँ पर ईद उल फितर की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, मीठी ईद को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो हमने भी अपने हिस्से का काम करना है। और फर्स्ट डे से लेके आप हमें थर्ड डे तक देखेंगे, 3 दिन तक आप तुमसे है पाकिस्तान ईद स्पेशल की नशरियात देखेंगे, जिसमें न सिर्फ सियासी समाजी बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी शिरकत करेंगे और मीडिया इंडस्ट्री से लोग वो भी आएंगे। वो बताएंगे कि वो ईद कैसे मनाते हैं और ईद क्या मैसेज देती है, दीन इस्लाम में ईद को क्या फौकियत हासिल है और क्या कैसे उम्मत मुस्लिमा ईद मिलते हैं एक दूसरे से, जो कदूरतें हैं, जो दूरियां हैं, उनको कम किया जाए। इस पर बात करते फिर कोशिश होती है मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे भी बात की जाए। समाजी एक्टिविटीज़ हमने देखा पूरा ही साल अब तो रहने लगी, एक ट्रेंड हो गया है हमारे मुल्क में, इस पर भी हम बात करते हैं। क्या क्या आगे होगा इस पे बात करेंगे। जितने मेहमान आएंगे वो बताएंगे कि वो खुद ईद कैसे किया करते थे। मैं तारुफ करवाता चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं, आप समाजी रहनुमा भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी आपका गहरा ताल्लुक है, नईम अवान साहब। अवान साहब आपका शुक्रिया। थैंक यू। उनके साथ मौजूद हैं, आप नौजवान पॉलिटिशियन हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। अली हैदर शाह साहब, आपका भी शुक्रिया। अवान साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। नईम आवान ईद कैसे मनाते थे बचपन में, ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? एक बच्चे वो होते हैं जो कि मोहल्ले के घरों को भी नहीं छोड़ते कि यार एक मोहल्ले में बहुत अच्छे अंकल हैं, उनसे ईद ही लेनी है हमने। आप कैसे बच्चे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरी तरफ से पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को और मेरी पार्टी की तरफ से सबको ईद मुबारक। ईद तो हमें याद है कि बचपन के अंदर वो एक बड़ा अच्छा दौर हुआ करता था, वक्त हुआ करता था कि हम खास तौर पे ईद काट तलाश में निकल जाते थे और तलाश करके आखिरकार पहुंच जाते थे कि दिल वाला जहाँ पहुंचाना है। और बड़ी अच्छी शेर व शायरी करते थे, खास तौर पे वो शेर पीछे लिखते थे ईद कार्ड के पीछे, ईद की खुशी ने दीवाना बना दिया, दर्जी को दी पैंट पजामा बना दिया। वो जो ईदें थी ना, वो ईदें थी सर। आजकल की जो ईदें, आजकल के जो बच्चे हैं, खास तौर पे हमारी जो नौजवान नस्ल है, हमारे बच्चों में वो वाला वो आपको जरासीम मिलेंगे नहीं। आजकल के बच्चे और हमारे में बड़ा फर्क है, बड़ा डिफरेंस है। हम जो बच्चे थे तो उस वक्त हमें याद है कि हमें वो फैसिलिटीज नहीं मिला करती थी जो फैसिलिटीज आजकल के बच्चे को मिल गई है। वो फैसिलिटीज हमें उस वक्त ना मोबाइल में मिला करता था, ना हमें वो गाड़ियां मिला करती थी, ना हमें कमरे में एसी मिला करता था, ना हमें वो फैसिलिटीज मिलती थी जो हम जो है वो हर आदमी इस वक्त जो है वो दौड़ के अंदर भाग रहा है। और अक्सर हमने सुना है स्कूल भी दूर हुआ करते थे। बिल्कुल, स्कूल दूर हुआ करते थे और स्कूल के लिए भी हमें याद है कि एक डेढ़ घंटा पहले हमें जागना पड़ता होता था और हमें स्कूल पहुंचने के लिए 1 घंटा लगता था। तो आजकल के जो बच्चा है उसको मोबाइल भी मिल गया, उसको आईपैड भी मिल गया है, उसको जो है वो घर में एसी भी मिल गया है, घर से बच्चा निकलता नहीं है, फिंगर टच पर पूरी दुनिया उसके हाथ में। बिल्कुल ऐसे ही। और हमें याद है कि कोई 5 रुपए में खर्ची दे देता था, ये बड़ी बात होती थी। 5 रुपए भी वो ईदी जो देके जाता था, हम फिर भी एक्सपेक्ट करते थे जो साथ है वो भी हमें कुछ दे जाए। और आजकल के बच्चे को अगर आप 500 दे तो वो कहते हैं ये क्या चीज है, इसकी क्या वैल्यू है। उस वक्त का बच्चा जो था, उस वक्त घर में कोई मेहमान गलती से आ जाए तो वो माँ की टांगे पकड़ लेता था। मतलब हम माँ की टांगे पकड़ लेते थे कि भाई हमें कुछ दो, आप 1 रुपया दो, 8 आने दो, हमें दे के जाए। और मेहमान दे के चला जाता, खुदा के लिए ये पकड़ भाई, मैं कोई बीसी की बात करने के लिए आई हूँ, अम्मा से तुम्हारी कोई बात कर लेने दो। तो आजकल की और उस वक्त के जो है बड़ा सारे मामला डिस्टर्ब है। लेकिन बहरहाल ईद तो ईद है। ईद जो है वो अल्लाह पाक तमाम रहने वाले जो मुसलमान हैं, और जैसे रमज़ान के बाद पूरा महीना हम इबादतें करते हैं, हम जो है वो जिक्र करते हैं खुदा का, और कोशिश रहती है कि रमज़ान के जो महीना होता है इसके अंदर अपने साथ जो लोग जो हमारे साथ और अटैच है, जो देख रहे होते हैं आपकी तरफ, ख़ास तौर पे जो बेवा हैं, जो यतीम हैं, जो बेबस हैं, और उनकी नज़रें भी होती हैं इस दौर में, ख़ास तौर पे महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी के टाइम पर। तो पूरा महीना जो हम निचोड़ होता है वो आखिर में ईद होती है। बिल्कुल ऐसे। और ईद जो है वो फिर हम मनाते हैं, सब दोस्त सेलिब्रेट करते हैं। ख़ास तौर पे क्योंकि ईद के नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा तो शुरू से एक तरीक़ेकार वो ये रहा है कि ईद की नमाज़ पढ़ते ही कुछ एक इदारा है, उस इदारे में जाके ख़ास तौर पे 300-350 बच्चे हैं, उनके लिए मेरी कोशिश होती है कि उनकी गिफ्ट लूँ, उनके लिए फ्रूट लूँ, उनके लिए जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लेकर और उस इदारे में पहुँचूँ, उन बच्चों को देता हूँ, उनके साथ ईद मनाता हूँ।
फिर वहां से जब एक रूह को सुकून मिलता है कि यार इन मासूमों के साथ कोई ईद मनाने वाला भी नहीं है। हाँ जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और वहां से जब मैं माशाल्लाह से उनकी दुआएं लेता हूँ, फिर वहां से निकल के फिर एक जगह जो है वहाँ हमारे जो एजेड लोग हैं, खवातीन है हमारी बुजुर्ग एक जगह पे, तो वहाँ जाता हूँ उनको ईद के लिए उनके तोहफे देता हूँ। फिर वहाँ से वापसी आके ख़ास तौर पे अपने हल्के के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो मुसल्ला अफवाज के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, अपने एसएसपी को आगे ईद मिलता हूँ, पुलिस से ईद मिलता हूँ, उनको भी बताता हूँ कि ईद है। और लाजमी सी बात, सुबह ईद की नमाज में बेचारे वो सुबह खड़े होते हैं और वो हमारी ड्यूटीज जो है वो जो है अंजाम दे रहे होते हैं। फिर वहाँ से निकलता हूँ, फिर हल्के में आके अपने दोस्तों से अपने हल्के के जो ऐसे लोग हैं जो इंतजार में होते हैं कि नईम भाई का अच्छा, इंतजार हो जाए। ईदी लेने में मजा आता था कि आज ईदी तकसीम करने में मजा आता है? देखिए मजा जो उस वक्त का मजा था वो मजा था। आज जब देने की बात आती है तो फिर वो लाजमी सी बात है, वो मजा थोड़ा सा हो जाता है आगे पीछे। लेकिन बहरहाल मजे दोनों ही लिए है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ गूं कि अल्लाह पाक ऐसे मजे हमें और भी दिलाता है। चले चले आगे अली, आप कैसे ईद मनाते थे बचपन में? शरारती बच्चे थे या कि ठीक है बस मूडी थे कि अगर किसी ने ईदी देनी है तो दे या नहीं दे तो मैंने मांगनी नहीं है? सबसे पहले तो साजिद भाई शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया। और बात यह है साजिद भाई कि जो है वो बचपन में जब एक तो हेड ऑफ फैमिली हमारे थे चाचा, तो वो ईद नमाज के लिए सुबह तैयार होकर वो खुद ईद नमाज पढ़ाते थे गांव में। हम सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो चाचा खुद ईद नमाज पढ़ाते थे। पूरे गांव वाले एक जगह पे हम ईदगाह में इकट्ठे होते थे, तो चाचा ईद नमाज पढ़ा के फिर हम जैसे निकलते थे बाहर, तो पहले तो फैमिली मेम्बर से आके ईद मिलते थे घर पे, और जो मीठा बनाया हुआ होता था उन्होंने तो वो खाते थे आकर। उसके बाद फिर वो एक आता था भाई अब खर्चियाँ लेनी है, ईदी लेनी है, वेट हो रहा होता था। तो अब सर लाइन से हम भी हेड ऑफ फैमिली होते थे, मेरे बड़े चाचा, फिर छोटे चाचा और मकसद बड़े भाई वगैरह। तो वो जैसे ही आते थे तो हम कहते थे भाई अब हमारा ही, अब फिर जिद भी होती थी, बहस भी होती थी कि भाई इतने नहीं लेंगे इतने लेंगे। पहले तो डिसाइड होता था आपस में, हम जो बच्चे होते थे वो पहले ही डिसाइड कर लेते थे कि भाई इतने लेने, इससे कम नहीं लेने। तो ये होता था। उसके बाद फिर जो है वो शाम के टाइम पर मकसद बाबा की कब्र पे जाना, वालिद साहब का इंतकाल बचपन में छोटा था, 10 साल का था तो हो गया था, तो फिर बड़ों की कब्रों पे जाना, दुआ मांगना वहाँ पर जो है वो। उसके अब तो आप बड़े हो गए, एक ट्रेडिशन है हमारे यहाँ ईदें तकसीम करना। कोई अपने हारियों को दे रहा होता है, किसानों को, या अहले मोहल्ला में गरीब फैमिलीज में ईदें तकसीम हो रही होती हैं। आप ईदें कहाँ तकसीम करते हैं? सर असल में एक तो एक किसान, हमारा ताल्लुक जो है वो ज़रूरी इलाके से है, तो किसान जो होते हैं उनको हम ईद से 15 दिन पहले ही उनकी जो ईदी होती है वो हम दे देते हैं, ताकि वो ईद पर अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। उसके अलावा जो है वो हमारी जो एक उताक बनी होती है वहाँ पर, तो उधर हम जो है वो हर चीज़ का एहतमाम भी करते हैं, खाने का एहतमाम भी करते हैं। तो जितने भी गांव के जो है वो अपना किसान होते हैं या लोग होते हैं वो हमारे पास आते हैं, हमारी दावत खाते हैं ईद की। ईद के 3 दिन हमारी ये दावत चलती है वहाँ पर। तो हम जो है वो उनको, भले वो किसी भी तबके से हो, अमीर गरीब का नहीं होता, यहाँ पर ये कि खुशी की बात होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह का एक जो है वो एक रमज़ान का जो है वो महीना गुजरा है और रोज़े रखे हैं, तो उसके बाद फिर एक दिली खुशी होती है कि जो है वो किसी को बुलाए हम अपने पास ईद पर। तो आसपास के जो है हमारे गांव के सराउंडेड में जो लोग रहते हैं, जैसे कि जो है वो कहते हैं ना कि अलग अलग एक ज़मीनों की एक होती है, जो है वो जमींदार होते हैं, तो उनको आप खुद भी, आपका ताल्लुक नवाब शाह से है, सिंध के दूसरे इजला में है, आपकी रिहाइश और आपकी ज़मीन है, एक तासुर है कि वहाँ पे आपके जो किसान हैं, आप लोगों का बर्ताव उनके साथ अच्छा नहीं होता? सर ऐसा नहीं है, लेकिन हम जो है वो हो सकता है कि उनका बर्ताव अच्छा ना हो, जिन्होंने आज या कुछ दिन पहले ये चीज़ें देखी हों। तो हमारे पास ये जदी पुश्ती जो है वो ये चीज़ें हैं हमारे पास, नस्ल दर नस्ल चलती आ रही हैं। तो हमारे पास तो ऐसा माहौल है कि हम जो किसान होता है वो हमारे साथ बहस कर सकता है, हमारे साथ लड़ सकता है। कैसे मुमकिन? सर मुमकिन है। आप मालिक से, सर जिनकी जमीनों से ऐसे वो काश्त कर रहा है, उनके बच्चे पाल रहा है अपने। सर किसान, हमारे यहाँ हमारे बड़ों ने हमें ये सिखाया कि किसान आपके औलाद की तरह है, आपका बच्चा है।
आपको जैसे अपने बच्चे को आप ट्रीट करते हो ना, कभी बच्चा जो है वो बाप से तेज आवाज में भी बात कर लेता है अगर नाराजगी में, तो हमें भी किसान को ऐसे ट्रीट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो एक जैसे ना आप देखें कि हमारे कायदीन है आसिफ अली जरदारी साहब हैं, तो अक्सर मैंने देखा है कि कुछ ऐसे लोग जो मकसद के एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जरदारी साहब के सामने आके खड़े हो जाते हैं, साहब ये बात नहीं, ये बात है, ये चीज़ नहीं, हमें ये चीज़ चाहिए। तो हम जरदारी साहब को गुस्सा नहीं आता, जरदारी साहब उनकी बातों पे खुश होते हैं कि जो है वो एक नीचे तबके का बंदा मुझसे बात तो कर सकता है एटलीस्ट। ये हमारे लिए बायस एक खुशी है कि एक जो नीचे तबके का, क्योंकि हम तो एक तो अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें इलेक्शंस में ये जो हारी है यही हमें जो किसान है जो यही हमें वोट देकर कामयाब करते हैं। तो अगर हम इनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमें ये रिस्ट्रिक्शंस भी मिलते हैं सर, हमारी पार्टी हमें समझाती है कि भाई आपको जो है वो गरीबों के लिए काम करना है और इनके साथ ही आपने रहना है, क्योंकि इनकी वजह से ही आप ऊपर आते हैं। तो फिर उन छोटे कस्बों में, उन छोटी तहसीलों में अच्छे स्कूल का क़याम, अच्छी तालीम देना उनको, ये सब भी आप लोग ही देखते हैं? सर बात ये है कि मैं तो कभी कभी जब भी मुझे टाइम मिलता है गांव जाने के लिए, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं 2-3 दिन अपने जो गवर्नमेंट का स्कूल है उसमें खुद क्लासेस लेता हूँ मैं, और मैं उनको देखता हूँ कि ये बच्चे कितने जो है वो इन्होंने पढ़ाए हैं, क्या क्या इनको पढ़ा रहे हैं, क्या कोर्स चल रहा है इनका। आप चेक एंड बैलेंस? मैं चेक एंड बैलेंस के लिए खुद जाता हूँ मैं, और मैं खुद बच्चों को मकसद के जैसे छोटी क्लासेस के बच्चे हैं तो मैं उनसे वॉवेल्स पूछता हूँ, भाई टेंसेस पूछता हूँ, तो ये चीज़ें मैं उधर जाकर पूछता हूँ। और मैं बच्चों में कितनी नो-हाउ है जी, तो जो है वो प्रिंसिपल जो होते हैं उस स्कूल के हेड मास्टर जो होते हैं, तो उनको मैं अपने साथ खड़ा रखता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि भाई क्या क्या काम किया मुझे दिखाओ। और हमारे पास जो है भी जो हेल्थ यूनिट है, बेसिक हेल्थ यूनिट, तो उसको भी मैं चेक करता हूँ जाकर उधर जो है वो क्या हो रहा है, कितनी दवाइयाँ मौजूद हैं, क्या क्या गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है और कैसे कैसे ये दे रहे हैं, तो ये सारा मैं खुद भी जो है वो चेक करता हूँ। चलें नईम साहब, ईद कुछ लोग अपनों के साथ मनाते हैं और कुछ लोग अपनों से भी आगे बढ़कर यतीमों के साथ, ख़वातीन जेलों में पड़ी हैं, मेल हजरात जेलों में पड़े हैं, बच्चा जेल है, इस तरह की भी तो इस हमारे मुआशरे में ओल्ड एज होम है, ऐसे औलादें जो अपने बूढ़े जो उनके पेरेंट्स थे उनको छोड़ के चले गए, ऐसों के साथ नहीं ईद मनानी चाहिए? जिस तरह आपने कहा आप तो कुछ बच्चों के पास जाते हैं, इनको कितना फैसिलिटेट करना चाहिए बीइंग अ हुक्मरान कि अगर वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं तो ज़रूरियात ज़िंदगी, क्योंकि NGOs तो अपने हिस्से का काम कर रही हैं, ये तो हुकूमतों के हिस्से का काम है सर। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी जब आप बात कर रहे थे कि हारी को आप वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये रिकॉर्ड पर बात है कि एक दफ़ा नवाब शाह के दौरे पर गए, जब नवाब शाह के दौरे पर गए तो वहाँ उन्होंने स्पीच किया हारियों के साथ, किसानों के साथ। तो जब वो स्पीच करके डेस्क से जब नीचे उतरे तो एक किसान ने उनका गले में हाथ डाल दिया। जब गुरबान उनको पकड़ा तो किसान ने पूछा जुल्फ़िकार अली भुट्टो से कि आपने हमें क्या दिया है? तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा मैंने तुम्हें शौर दिया, इख्तियार दिए, तुम अगर कोई काम ना करे गला पकड़ो। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये उसी की पार्टी है, और हम लोग जितने भी हैं हम लाजमी सी बात है उसी पार्टी के जाल हैं। हमें ये शऊर दे दिया गया है कि किसान के साथ, हारी के साथ क्या बर्ताव रखना है, और ये तरीक़ेकार भी है। क्योंकि फिर तालीम की बात भी, तालीम के अंदर भी आज भी रिकॉर्ड पर आप उठा लें कि जो बच्चे इम्पोर्टेड जो है वो शूज़ पहनते हैं, इम्पोर्टेड कपड़े पहनते हैं, जो अपने महलों में रहते हैं, घरों अपने महलों में जो लोग रहते हैं उनके पास अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, उसके बावजूद भी ये रिकॉर्ड पर आप उठा लें कि अगर मैट्रिक का रिजल्ट अगर आता है इस सिंध धरती माँ धरती के अंदर, तो टॉप जो है वो साइकिल पंचर वाले का बच्चा ही करता है। बिल्कुल। अगर आप ये उठा लें कि अगर वो इंटर कोई टॉप करता है तो वो आपका समझ लें कि किसी 3 डब्बे कबाड़ी वाले का बच्चा ही जो है वो टॉप करता है। ये भी हमारे लिए एक बड़ी प्राउड वाली बात है। फिर दूसरा ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारी जो है वो किसी NGO की है या किसी वेलफेयर इदारी की है या किसी वेलफेयर ट्रस्ट की है या सिविल सोसाइटी की है। ये जो जिम्मेदारी होती है ये रियासत की होती है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन कुछ ममालिक में ऐसा होता है कि साजिद भाई कहीं रियासत अमीर होती है और अवाम जो है गरीब होती है। मेरे बराबर का मुल्क है इंडिया, अगर आप इंडिया की अवाम उठाएं तो वहाँ गरीब है लेकिन रियासत उनकी अमीर है। अगर आप पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान के अंदर हमारी रियासत गरीब है, यहाँ की अवाम अमीर है।
और जिस जगह हम बैठे हुए हैं कराची शहर में, ये कराची शहर वो है जो 72% रेवेन्यू निकालता है और पूरे पाकिस्तान में उसका रेवेन्यू जाता है। और तमाम सूबे जो है वो मुश्तरका तौर पे वो उभरते हैं, निकलते हैं बाहर। और हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि हमारी रोटी कपड़ा मकान, अगर हम रोटी कपड़े मकान का दावा करते हैं तो हमें इस बात का भी प्राउड होता है फील कि आज भी कराची जो कैपिटल है सिंध का, कराची के अंदर KPK से लोग यहाँ अर्न करने आते हैं, कमाते हैं, रोटी कपड़ा मकान लेते हैं। बलूचिस्तान से लोग आते हैं, रोटी कपड़ा मकान, KPK से लोग आते हैं, रोटी कपड़ा मकान यहाँ से कमाते हैं। लेकिन कराची से यहाँ से कोई नहीं जाता। लेकिन जहाँ रियासत अमीर होती है, जहाँ अवाम गरीब होती है, जहाँ अवाम अमीर होती है, वहाँ रियासत गरीब होती है। जहाँ अवाम अमीर होती है ना सर, तो वहाँ उनकी जिम्मेदारी भी होती है। जहाँ रियासत गरीब होती है वहाँ उसकी जिम्मेदारी कम और अवाम की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। कराची के अंदर नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, ऐसे यतीम खाने भी मौजूद हैं। ये पूरे रमजान के अंदर मेरी कोशिश ये रही कि मैं 4 से 5 यतीम खानों में गया जहाँ 150, 200 बच्चे हैं, जहाँ वो बच्चे देख रहे होते हैं कि कोई आए उनको ईद के कपड़े दे, कोई आए उनको भी अपना बच्चा समझे, कोई आए उनके साथ आके शफकत का हाथ रखे। हमने वो काम किए हैं बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी, और हमारी जो पार्टी वो भी हमें फैसिलिटेट करती है, हम उन तक पहुंचते हैं। तो हमने उनको घड़ियां भी दी, उनको हमने चश्मे भी दिए, उनको चप्पल भी दी, उनको कपड़े भी दिए। और ये वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नबी के एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी ना लगे। बिल्कुल ऐसा ही। और मौला अली का कौल है, किसी पे एहसान करो उसके शर से भी बचो। और साथ एक और कौल है, यतीम के सर पे हाथ रखो। अब कमाल ये कि यतीम के सर पे भी हाथ रखना है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। यतीम के सर पे हाथ रखना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। तो हम वहां तक पहुंचे और अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचते रहेंगे। आगे अल्लाह पाक ने अगर हमें इन कामों के लिए चुना है तो हम अपने काम पूरा करते रहेंगे। अच्छा ठीक है, ये तो आप लोग तकरीबन बीइंग अ मुस्लिम, हम पर तो ये फर्ज है कि हम यतीमों की भी खबर लें। लेकिन ईद में एक और चीज़ भी देखने को मिलती है कि सियासी मुखालफिन से भी आप लोग ईदें मिलने जाते हैं और या वो आपके पास मिलने आते हैं। तो ये पूरा ही साल क्यों ना हो, सिर्फ ईद पर ही क्यों? देखें, ईद तो एक ऐसा दिन है, इस ईद के ऊपर तो हम सब भूल जाते हैं सियासी इख्तलाफात या घरेलू इख्तलाफात, खास तौर पे हमारे, खास तौर पे पाकिस्तान और उसके बाद एक लाइटर मूड में फिर कुछ लोग सिंध के दूसरे शहरों की सियासत करते हैं, कुछ कराची की सियासत करते हैं। अवाम को ये चूरन नहीं देते आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, देखें, सियासत तो है ही इबादत का नाम। अच्छा, और इबादत के अंदर ये हमारी जिम्मेदारी है। खास तौर पे 3 मौके ऐसे आप ये देखें, आप शादी के अंदर अक्सर झगड़े हो जाते हैं। झगड़े होते हैं शादी में, 2 भाई लड़ पड़ते हैं और 20 साल तक झगड़ा रहता है। वो भाई मरता है तो फिर वो फौदगी में फिर एक हो जाते हैं। हाँ। तो 20 साल का तो टाइम अपना ज़ाया कर दिया ना। हाँ। और ईद ऐसा त्यौहार है कि ईद एक ऐसा अल्लाह पाक ने हमें जो है वो त्यौहार दिया हुआ है, इस ईद पे हम सब एक हो जाते हैं। और हम तो चाहते हैं पूरा साल ही एक रहे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ सियासी इख्तलाफात भी होते हैं। कहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम कहते हैं कि तनकीद बरा तनकीद ना हो, तनकीद बरा असला हो। क्योंकि हर पार्टी का अपना जो है वो एक अपना उनका तरीक़ेकार है। हर पार्टी की जो लीडरशिप है, उनकी लीडरशिप जो उनको डिलीवर करती है वो फिर उसको अडोप्ट भी करते हैं। हमें जो लीडरशिप, हमें जो मैसेज दिया है वो सब यही दिया है कि आप सब मिलके चलो, हम सब जो है वो मुसलमान हैं। और पाकिस्तान की जब बात आती है, वैसे भी पहले से पंजाब, काफ से कश्मीर, सिंध से सिंध, तेलिफ, नूनतान, बलूचिस्तान, ये वैसी खूबसूरत बन जाता है। अरे जबरदस्त। और चूंकि पीपल्स पार्टी के लोग भी हमारे साथ आज ईद मना रहे हैं सेट पर। अली हैदर, अक्सर हम लास्ट 10-12 साल से स्पेशली मीडिया के कई मीडिया हाउसेस और कई टीवी एंकर तनकीद करते रहे हैं, स्पेशली सिंध हुकूमत पर ट्रांसपोर्ट के मामले में। अब खबरें ये आ रही हैं कि एक अच्छी खासी खेप 250 गाड़ियाँ आ रही हैं सिंध के लिए, तो ये पहले क्यों नहीं आई? और चले देर आए दुरुस्त आए। अब मेरे ख्याल में, मेरी इतलात के मुताबिक 120 से 127 गाड़ियाँ कराची के लिए आ रही हैं। तो इस पे एम्प्लॉयमेंट आप लोग कैसे करेंगे? किन रूट्स पे ये चलेंगी? सिर्फ कराची में चलेंगी? क्योंकि लाड़काना के लिए तो सिर्फ आप लोगों ने 10 बसेस, लाड़काना तो बहुत बड़ा शहर है, तो इनको डिवाइड कैसे करेंगे सिंध में? असल में सर बात यह है कि जो है वो कराची तो सबसे बड़ा कराची है सिंध का शहर, और लाड़काना और उसको 10 बसें अभी इनिशियल स्टेज पर कवर कर लेंगी। इनिशियल जो कर लेंगी कवर, इनिशियल। आगे जाकर अगर उनकी, अच्छा, फिर ये सॉरी, आप इस जवाब देने के बाद ये भी बताइएगा कि अक्सर माजी में भी इस तरह की ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन, ब्लू लाइन चली हैं, सिटी गवर्नमेंट ने भी चलाई थी, फिर वो 6 माह 1 साल बाद खत्म हो जाती है। सर बात यह है कि करप्शन की नजर हो जाती है। नहीं सर, ऐसे नहीं है। अच्छा, बात यह है कि जो है वो ये जैसे अभी एक चाइना से हमने बसेस इंपोर्ट करवाई हैं, तो ये बसेस आएंगी कराची में। ये कराची का लोकल रूट्स पे
जो है वो चलेंगी। मतलब जंगला बस से कराची की आवाम को निजात। हाँ सर तकरीबन। तो ये चलेंगी और इनमें एक अच्छी जो है वो है अपना सिटिंग कैपेसिटी है, अपना जो है वो एक चार्जिंग पोर्ट है, उसमें एयर कंडीशन है। कराची की गर्मी बहुत पड़ती है, आपने कोई सालों में देखा जैसे जो है वो हीट वेव्स हीट स्ट्रोक वगैरह जो होते थे। तो उस वजह से एक अच्छा काम इन्होंने अभी ये किया है कि वो एयर कंडीशन बसेस जो हैं वो हमने इस रूट पर कराची के लोकली। कितना किराया होगा, कैसे लोग मुस्तफीज होंगे? रूट के बड़े बड़े रूट हैं सर, आप कायदाबाद गुलशन हदीद से चले तो पूरा शहर किराया है, फिर सरजानी है, इन तमाम ही रूट्स को कवर करेंगी? जी सर बिल्कुल तमाम रूट्स को करेंगी। जहाँ जहाँ पर अभी जैसे ये जो है वो ग्रीन लाइन बसेस जो स्टार्ट हुई हैं, जो आपने देखा होगा कि जो है वो नॉर्थ कराची की साइड से ये नागन चुरंगी से ये पूरा एक जाता है। तो जहाँ जहाँ पर वो नहीं जाती वहाँ पर ये जाएंगी। ये देखें ना, ये जो बसेस हैं ये सिर्फ इनका एक अलग रूट बना हुआ है। तो ये जहाँ जहाँ तक इनका रूट बना हुआ है ये सिर्फ वहाँ तक पहुँच सकती है। बाकी जो ये बसेस होंगी ये हर उस जगह पर जाएंगी जहाँ पर एक नॉर्मली रूट बना हुआ है। तो ये एक अच्छी जो है वो चले जी चले, देर है दुरुस्त है। और तुमसे पाकिस्तान ईद स्पेशल है, तो इस ईद पे भी हम मुल्क की सूरत हाल पर भी बात करेंगे, ईद की खुशियों पे भी बात करेंगे। और नईम आवान से पूछते हैं कि इस वक्त जो सियासी हरीफ हैं, तमाम जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, एक ही पार्टी है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं ईद के बाद गालबन जो हमारी इत्तलात हैं कि वो अब अपने कारकुनों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं और वो मुख्तलिफ़ शहरों में स्क्रीनें लगा रहे हैं, अवाम को इकट्ठा किया जा रहा है। और 20 लाख से ज़्यादा की इत्तलात हैं कि अवाम ये इस्लामाबाद की तरफ जाएगी। सर ईद मिलने जाएंगे सर PTI वालों के साथ? नईम आवान साहब देखें, जैसे हम कभी नहीं निकलते, इन्होंने हमें मौका दिया और हम शुक्रिया अदा किया है इमरान खान का। शुक्रिया इमरान खान साहब, आपने महंगाई की, गुर्बत की, बेरोजगारी दी, हम निकले बाहर और हम फिर निकलेंगे इनके साथ। अगर बात ये है कि जिस मकसद के लिए निकल रहे हैं, पहले देखना मकसद क्या है। मकसद हमने ढूंढना है कि चाहते क्या है, इस मुल्क के अंदर ये आए क्यों, इनका मकसद क्या था। अगर कोई डिलीवर करने आए नहीं, तो कह रहे हैं इलेक्शन करवा दें सर। खान साहब कह रहे हैं 20 लाख लोगों के लिए इस्लामाबाद आऊंगा, वरना आप इलेक्शन करवा दें। देखिए, पहली बात ये कि पार्लियामेंट जो है वो आपका जो है वो सुपरविजन होता है, और पार्लियामेंट पे मैं नहीं, इमरान खान खुद लानते भेजता रहा, और आइन को तो सुनते नहीं ना समझता आइन को। आइन ये कहता है कि इलेक्शन कोई पार्टी नहीं कराती, इलेक्शन कमीशन कराता है। और इलेक्शन कमीशन के अंदर जो चेयरमैन है वो हमने नहीं अपॉइंट किया, वो इमरान खान ने खुद अपॉइंट किया है। और किसी भी मुल्क आजकल वो कह रहे हैं कि आपके चाहते हैं। अब देखें, होता ये है कि ये जब बातें हम करते थे कि जो इलेक्शन कमीशन है वो रिस्पांस नहीं कर रहा, इलेक्शन कमीशन जो है वो ठीक नहीं कर रहा, तो उस वक्त ये कहते थे कि बात ये कि ये इनके अपॉइंट किए में। होता ये है कि जो बातें समझने की हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के हकाम आते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन के लिए आप तैयारी करें। तो उन्होंने ये कहा कि हमें 7 से 8 माह चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए। हालांकि तरीकेकार यही है कि 3 माह बाद इलेक्शन होने चाहिए, और हम भी चाहते हैं कि और ये इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन भी आप लोग इत्तला दिए हैं कि खत्म करना चाह रहे हैं, आप उस तरीके से वोट नहीं करवाएंगे। देखिए, हम पहले तो इससे तो सर साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की बातें तो सच साबित हो रही हैं। वो कहते थे कि ये इससे वोट नहीं होने देंगे। 18 का जो इलेक्शन था 2018 का, उसके अंदर RD सिस्टम से हमने कान पकड़े थे। अभी हम नहीं चाहते कि वो एक ऐसी मशीन आए जिस मशीन को बात ये है कि हुकूमतें आपकी हैं, आप उनके अपने जो माहिरीन हैं उनसे वो मशीनें चेक करवाएं नजर। तो वही तरीका आपको बता रहा हूँ ना। अब ऐसी मशीन में हम नहीं चाहते कि कोई आदमी अंदर जाए, आगे से आवाज आए, अगर आपने 1 दबाएंगे तो तरीके साहब को वोट देंगे, 2 दबाएंगे भी तो बल्कि हो जाएगा, 3 दबाएंगे तो शुक्रिया इमरान खान को वोट दे दिया। तो ऐसी मशीनें तो हमें जरूरत नहीं। और ये मशीनें 44 मुल्कों के अंदर पहले गई थी और जब तकरीबन ये रिजेक्ट हो गई। ऐसा भी हुआ कि अगर आप डेनमार्क के अंदर ये बड़ा एक इशू निकला कि डेनमार्क में ऐसी मशीन वो रखी गई, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और किसी ने एल्फी डाल दी, जब मशीन जैम हो गई तो बाहर लेने लग गई। तो हुआ ये कि इस पाकिस्तान के अंदर जो बिजली के मंसूबे देखे गए, ये मशीनें बिजली पे चलती हैं। जब बिजली नहीं होगी तो फिर बात ये कि मशीनें कैसे चलेंगी। नहीं, बिजली का बहरान आप लोग खत्म करने आए ना सर। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, वज़ीर आज़म ने, कि बस मैं लोड शेडिंग नहीं होगी पाकिस्तान में। सर ये जो छोड़ के गए ना इस मुल्क के अंदर, अंडे मुर्गियां कट्टे, उसके बाद हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन कल हो जाए। ये जो गन कचरा छोड़ के गए इस 1.5 साल के अंदर, इनके दिए हुए जो मंसूबे हैं ना, ये अंडे मुर्गी कट्टे और जैतून के तेल से हम हमेशा ठीक नहीं कर सकते। ना तो हम भंग काश करेंगे, मुल्क के अंदर हर नौजवान को भंग देंगे पिए, ताकि हमेशा ठीक होती रहे।
और ना तो हम गवर्नर हाउस को गिराएंगे, ना पीएम हाउस को गिराएंगे, लाइब्रेरी ना उनको यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो हम नहीं चाहते ये जो छोड़ के गए मुल्क के अंदर 20,000 अरब कर्जा लेके, क्या ही अच्छा हो कि इस वक्त सियासी मामलात गर्म है, ईद का त्यौहार है, कि जाके आप लोगों की काबीना जो मिनिस्टरान वफाकी ये जाके ईदें मिलें और कुदरतें खत्म करें इस ईद पे। देखें पहले तो वो हमें कुछ समझे ना, बात ये है कि वो हमें कुछ समझता नहीं है, और कमाल वो हमें नहीं कुछ समझता, हम भी उसको कुछ नहीं समझते। अच्छा। तो होता ये है कि देखें दुनिया के अंदर अल्लाह है कि तो निजाम चलाता है, दो होते हैं निजाम चल नहीं सकता होता है। जिस घर में बाप एक होता है घर चलता है, जिस घर में माँ बाप बन जाए ना सर वो घर तबाह हो जाता है, औलाद बाप बन जाए वो घर तबाह हो जाता है। ये वन मैन शो खेलने वाला आदमी है और उसको लगता है कि बात ये है कि यही मुल्क चला सकता है, और मुल्क जैसे इसने चलाया है इन 3.5 सालों में, सच भी रिकॉर्ड पर आप ये बात देख लें कि जब भी पार्लियामेंट के अंदर वजीर आजम हल्फ लेता है ना, हल्फ लेने की उसकी वजूहत क्या होती है? वो हल्फ लेता है कि मैं पार्लियामेंट की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, मैं आइन को आगे लेके जाऊंगा, मैं मुल्क को बेहतरीन मंसूबे दूंगा, मैं मुल्क को स्कीमें दूंगा, मुल्क का नाम रोशन करूंगा। बात ये है कि इसने जो हल्फ लिया था उस हल्फ की इसने टोटली वायलेशन की, और आने के साथ ही हमने तो पहले दिन खैर मकदम किया था, बिलावल साहब ने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि इमरान खान साहब 90 दिन का जो आप ये मंजन बेच रहे हो ये आप पूरा नहीं कर सकते हो। करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकानात, गवर्नर हाउस को गिराना, पीएम हाउस को गिराना, फिर आफिया सदीकी को 90 दिन के अंदर लाना, फिर गरीब आदमी बगैर इलाज नहीं सोएगा, अमीर टैक्स देगा, गरीब मजे करेगा, फिर मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, हॉलैंड का वजीर आज़म साइकिल पे जाता है। जो ये आप बेच रहे हो नहीं बिकेगा नहीं, लेकिन हम आपका साथ देंगे। लेकिन सर आप वजीर आजम हो, लेकिन आपने वजीर आजम बनना है। आपने अवान साहब देखा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए न सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया के कई मुल्कों में एहतजाज किया गया, लोगों की काफ़ी तादाद सड़कों पर आई। वज़ीर आज़म के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है आवाम का, आप उनकी जलसों में देखें अच्छा खासा क्राउड है, और वो फिर कह रहे हैं कि मुझे साजिश की गई मेरे ख़िलाफ़, एक जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ आप लोगों ने साजिश की, आप तो जमहूरियत पसंद थे। ये इल्ज़ामात हैं आप पर, मैं नहीं कह रहा। देखिए इल्ज़ामात तो इस मुल्क का आइन ये कहता है मैं इल्ज़ाम साजिद पे लगाऊं, आपने चोरी की है ना तो साबित भी आपने जो है वो मैंने करना है, आपने नहीं अपने आप को क्लियर करना। इस 3.5 साल में इल्ज़ामात ही लगे, इस 3.5 साल में 9 अरब रुपया इस मुल्क का लगा के नेब पे, और बात ये है कि निकाला क्या 1 रुपया भी नहीं निकाला। लेकिन इन 3.5 सालों के अंदर कुछ ना निकाल के इमरान खान ने साबित किया कि इल्जामात थे, लेकिन हमने 4 दिन में निकाल दिया। आपने देखा घड़ी भी निकाली, हमने हार भी निकाल के दिखाया, 4 दिन में निकाला किया, हमने निकाल के दिखा दिया। और कौम को मुबारक को जो कुछ निकला वो कौम के सामने है, वो कौम इस वक्त देख रही है। फिर दूसरा ये है कि मैं आपको क्यों लगता है कि वजीर आजम इमरान खान के पीछे पूरा मुल्क है। 2018 के इलेक्शन में भी पूरे मुल्क के अंदर से 1 करोड़ 60 लाख वोट पड़े इनको, और जैसे पड़े उसके अंदर आप भी जानते हैं, जिसके अंदर अस्करी फर्टिलाइजर, अस्करी बैंक, अस्करी जो है वो अपार्टमेंट, अस्करी पेट्रोल पंप, सारों ने इन्वेस्टमेंट की, फिर जाके 1 करोड़ 60 लाख पे पहुंचे। हम तो बगैर अपार्टमेंट के, बगैर पेट्रोल पंप के हम 3 करोड़ 60 लाख पे थे। हम 3 करोड़ 60 लाख वोट लेने वाले हम अपोजिशन में थे। अब क्यों लगता है कि अब जो है वो इमरान खान के साथ पूरी कौम है। ये इस वक्त जो हालात पैदा कर रहे हैं मुल्क के अंदर, बराबर इंडिया जो मुल्क है जो साजिशें करता है मुल्क के खिलाफ, वो अरब रुपए खर्च करता है कि हमारी मुसल्लह अफवाज को, हमारे जजों को लोग जो है वो कोसे आके, और वही काम जो है वो बगैर करोड़ रुपए या करोड़ रुपए लेके ये काम इमरान खान करा रहा है। क्या उसमें क्या फर्क है? चले जी, ईद की खुशियां मजीद हम बांटेंगे, और इस वक्त प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का कह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।